तो दोस्तों 2020 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है उसकी भी घोषणा हो चुकी है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर 2020 को दिए जाने हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे को ही हर साल जो है ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज इसे पुकारा जाता है। डायनामाइट के आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही इसका नाम है नोबेल प्राइज, और 6 फील्ड में दिया जाता है। तो रिसेंटली नामों की घोषणा हो ही रही है, क्योंकि पहले से नामों की घोषणा कर ली जाती है, उसके बाद में जो है ये अवार्ड और प्राइज मनी होती ही है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले जाना था मेडिसिन्स के अंदर, जिसमें हेपेटाइटिस वायरस के रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने रिसेंटली कल ही एक पर्टिकुलर लेक्चर मैंने बनाया जिसमें आपका फिजिक्स के अंदर था, और वो भी आपका था ब्लैक होल के रिसर्च के लिए। और आज तो एक बहुत ही मजेदार अवार्ड है जो केमिस्ट्री के अंदर है। मैं पर्टिकुलर कहूंगा कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया, जिस वजह से इनको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के लिए जो है चुना गया है। और दूसरी मजे की बात है, ये अवार्ड जो है 2 महिलाओं को दिया जा रहा है, तो इससे तो अच्छी बात हो ही क्या सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट आप कहिएगा, काफी हद तक अच्छी बात है। और दुनिया भर में जो है महिलाओं का दबदबा धीरे धीरे आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। इससे अच्छी बात तो भला दुनिया में हो ही क्या सकती है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन भी है। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज को फॉलो या लाइक कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक है इमैनुअल कारपेंटियर, दूसरे का नाम क्या है, जेनिफर डोडना। अब ये दोनों ही महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूं। जेनिफर ए डोडना का जन्म जो है वो 1964 में वॉशिंगटन में हुआ है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो बर्कली है वहां पे जो है ये प्रोफेसर भी है। तो आपको मैं बता देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वो एक यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की तमाम उन यूनिवर्सिटियों के अंदर इसका नाम जाना जाता है, जो कि आपकी बेस्ट एजुकेशन के अंदर। देखो, वैसे तो अमेरिका की आपकी मैसाचुसेट्स जो है वो नंबर 1 पे है, लेकिन कभी कभी कैलिफोर्निया भी नंबर 1 पे आ जाती है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में कल आपको मैंने बताया था जहां पे फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, एंड्रिया के बारे में जिक्र किया था, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। और ऐसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए हों और जहां पे कोई पढ़ा रहा हो तो यकीनन एक जाहिर सी बात आती है सामने की वो साइंटिस्ट कुछ नया ही तो करने वाले होंगे। ठीक है। और इमैनुअल कारपेंटियर जो है, इनका जन्म 1968 में फ्रांस के जुविसी सर आर्गे में जो है हुआ था, और जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लांक यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस की जो है ये निदेशक हैं। तो ये तो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहली बात है कि इन दोनों को ये अवार्ड जो है नोबेल प्राइज के लिए चुना क्यों गया है। बहुत ही मजेदार टेक्निक के लिए इन्हें चुना गया है। उस टेक्निक का नाम है जीनोम। अब जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या है। अब मान लेते हैं हम लोग जेनेटिक की बात करते हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो जेनेटिक होती है। आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर दौरान पढ़ा भी होगा कि दुनिया में 2 टाइप की डिजीज जो है वो जनरली पाई जाती है। एक होती है जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिकल डिजीज होती है। एक आपकी होती है जो जन्म लेने के बाद होती है। उसको तो चलो आप लोग छोड़ दीजिएगा, खांसी जुकाम एक अलग पार्ट है। लेकिन जो जेनेटिक होती है वो आपकी जन्म के साथ ही आती है, बाय बर्थ आती है। और देखिएगा हमारी जो जेनेटिक्स है, मतलब मैं बात करता हूं कि हम हैं, हमारे फादर, मतलब पूरा जो आपका एक तबदबा, पूरा एक खानदान जो चला आ रहा है वो एक जेनेटिकल हमारे ऑलरेडी जो है यूं कहिएगा ऑर्डर्स जो है वो फिल है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है यूं कहिएगा हमारे उन जीन्स के अंदर। वो आपके डीएनए के अंदर जो है ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। जैसे आप लोगों ने कई बार फील किया होगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा तो होता ही है, कि जैसे जो हमारे फादर साहब का, जो हमारे पापा का चलने का तरीका होता है, ना चाहते हुए धीरे धीरे एक एज के बाद में वही चलने का तरीका हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाता है। जिस तरीके से पापा पेन पकड़ते हैं वही तरीका हमारा भी हो जाता है पेन पकड़ने का।
जिस बात पे नेचर हमारी मदर का है वही का वही नेचर हमारा भी हो जाता है। जिस बात का गुस्सा हमारी मदर को आता है, हो सकता है वैसी वैसी बातों का गुस्सा हमें भी आता हो। अगर अगर जो है हमारे फादर जो है वो बहुत ही चिड़चिड़े हैं, तो हो सकता है हम भी चिड़चिड़े हो जाए उस एज के ऊपर। या मतलब कुछ कुछ मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता 100% है, क्योंकि 100% इंसान तो माहौल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ हद तक चीजें ऐसी होती है जो जेनेटिक रहती है। अब यही चीज सेम की सेम फॉलो कहां पे होती है? सेम की सेम चीज फॉलो हो जाती है आपकी किसके ऊपर? डिजीज के ऊपर भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, एक आपकी होती है हीमोफीलिया डिजीज होती है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया बेसिकली आपकी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। 21 क्रोमोसोम डिसऑर्डर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब ये भी एक क्या है? आपका जेनेटिक ही डिसऑर्डर है, ठीक है। एक आपका होता है, देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, इसके अंदर तहत क्या होता है? आपका रक्त अलपता, जिसको सॉरी रंगहीनता इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, रक्त अलपता आपकी हीमोफीलिया होती है हिंदी में। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो रेड कलर है वो आपको ग्रीन दिखेगा, ग्रीन है आपको रेड दिखेगा। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई विटामिन लेते हैं। ये नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। वो तो आप अगर गाजर खाते हैं या विटामिन ए किसी भी तरीके सोर्सेस से लेते हैं तो आपका हो सकता है वो पूरा भी हो जाए। इसको हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में। लेकिन जो आपकी रंगहीनता होती है ये कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होता, ये आपका बाय बर्थ होता है। और जनरली ये डिजीज जो है वो जाती नहीं है। मैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की बात करता हूं, ठीक है, जो कि जनरली जो है आपका मेल कैंडिडेट के अंदर पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम है एक आपका, जो जनरली फीमेल कैंडिडेट के अंदर पाया जाता है, जहां पे आपके क्रोमोसोम जो है वो 46 से +1 और -1 हो जाते हैं क्लीन फिल्टर और आपके टर्नर सिंड्रोम के दौरान। ऐसे कैट सिंड्रोम है। ऐसे आपके कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं जो कि आपके बाय बर्थ आ जाते हैं। इनको कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई क्या कहते हैं दवाई लेते हैं जिससे आपका ठीक हो जाए। एक पटाऊ सिंड्रोम होता है, क्या वो ठीक हो सकता है? नहीं है। कटा हुआ होठ, आपका तालू कटा हुआ, तालू में छेद वगैरह होना बाय बर्थ, ये सारी चीजें कहां से हैं आपकी? ये आपकी बाय बर्थ होती है। मतलब अगर हमारे फादर या हमारी मदर के अंदर वो है तो समझ लीजिएगा वो बच्चे के अंदर वो डिजीज आना लाजमी है, तय है। कुछ हद तक तो कैंसर का भी आजकल देखने को मिल ही रहा है कि अगर मदर के अंदर कैंसर है तो बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब कैंसर, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक जेनेटिकल डिजीज है, लेकिन फिर भी वो अपने जो बच्चे, जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो ना चाहते हुए कहीं ना कहीं जो है, अब बीमारियां तो ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई फिक्स क्राइटेरिया रहेगा कि वो ऐसे ही रहेगी, अपना दायरा या लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। ऐसा तो देखो कुछ होता नहीं है। तो देखिएगा ये बहुत लंबे समय से रिसर्च चली आ रही है कि ये करे क्या इस चीज का। अब ये तो सालों सालों बीमारी तो चलती आएगी, ठीक है। ये एक है, ठीक है, एक ये है जिसके परिवारजन, तो ये सारे के सारों में बीमारी होती रहेगी। फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्यों कहिएगा आप लोग, डेंजर स्थिति है। तो इसी के लिए अब जो है यहाँ पे एक जीनोम एडिटिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं ये दोनों साइंटिस्ट हमारे आगे। और ये साइंटिस्ट आपको पता ही है, कारपेंती और जेनिफर जो है, इन्होंने जीन टेक्नोलॉजी में किया क्या। अब मान लेते हैं हम लोग, देखिएगा हमारे जो जीन होते हैं यानी कि डीएनए होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब आप इस जीनोम एडिटिंग टेक्निक को यूं समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम है बॉडी के किसी, मतलब एक एग्जांपल से आप यूं समझिएगा इसको, भाई हमारे पास में कार है और कार की जो है हेडलाइट खराब होगी तो क्या करेंगे? हेडलाइट चेंज कर दीजिएगा, दैट्स इट। कार तो भाई कार चेंज करनी नहीं है ना, कार की हेडलाइट चेंज करनी है। अब यूं थोड़ी ना कि कार का टायर पंचर हो गया तो आप फिर से एजेंसी में जाएंगे और दोबारा से नई गाड़ी लेके आएंगे, ऐसा तो देखो है नहीं आपका। तो अब क्या करिएगा, कार का केवल आप लोग टायर को जो है पंचर लगवा लीजिएगा, या टायर फट ही गया तो टायर नया ही लीजिएगा, बस ऐसा ही कुछ करिएगा तो ये आपका टायर ठीक हो गया। अब यही बात है, हम ह्यूमन बीइंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक पर्टिकुलर 46 आपके जो क्रोमोसोम है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप एडिट कर दीजिएगा, दैट्स इट, फिर तो ठीक हो गया। अब देखिएगा मतलब कितना कुछ हो सकता है, कस्टमाइज इंसान प्रिपेयर किया जा सकता है। इससे भला अच्छी बात तो हो ही क्या सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो ही क्या सकती है। अब सर ये होगा किसकी मदद से होगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्चुअल में क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर, इसके तहत होगा। अब आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स को। अब देखो इसको Cas9 जेनेटिक सीजर्स के नाम से पुकारते हैं, हालांकि होता है Cas9 प्रोटीन है, लेकिन इसको कहते हैं जेनेटिक सीजर के रूप में पुकारा जाता है।
मान लेते हैं कि ये आपका एक डीएनए है, यहां पे आपका क्या होता है, इस वाले पार्ट में जहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो किया क्या, इस Cas9 प्रोटीन जेनेटिक सीजर्स के रूप में जो एक्ट करता है, इससे इसको कट कर दिया जाएगा। और जैसे इसको कट करेंगे तो ये दोबारा फॉर्मेशन में आएगा, दोबारा बनने लगेगा। उसी टाइम पे साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसी में जो है एडिट कर देंगे दोबारा, और एडिट करने के बाद में बस प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम गायब। तो बस यही है आपकी टेक्निक, और इसी वजह से जो है ये दिया गया है आपका नोबेल प्राइज। है ना मजेदार, बिल्कुल मजेदार है, ठीक है। देखिएगा, इससे पहले ये टेक्निक किस पे काम कर रहे हैं, वैसे देखो जानवरों में, पौधों में, ठीक है। पौधों में जनरली जो है कपास, बाकियों में तो जनरली बैन है। कपास के अंदर जो है ये आप लोगों ने देखा होगा, पहले नॉर्मल कपास का पौधा होता था, आजकल बीटी कपास का पौधा है, ठीक है। तो ये काफी टाइम से चला ही आ रहा है, ठीक है। और इससे सर एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसके मतलब बेनिफिट्स क्या होंगे, तो देखो कैंसर जैसी बीमारी है उसके इलाज में बहुत बड़ा योगदान होगा इसका। और जेनेटिक बीमारी जितनी भी है उसको ठीक करने का सपना भी सच हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज को जनरली ऐसा ही बोला जाता है कि अगर आ गई तो मतलब आ गई, ठीक करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर जीवन की अंदरूनी क्रियाविधि का पता लगाने में शोधकर्ताओं को जीन संशोधित करने में बहुत ही बेनिफिट होगा, और आने वाले टाइम में यूं कहिएगा कि जीवन के कोड को कुछ सप्ताह के अंदर बदलना संभव हो जाएगा, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब असंभव वाला काम संभव होने जा रहा है, ठीक है। किसके मदद से, जेनेटिक सीजर्स की मदद से। तो दैट्स इट, इतना ही था आपका ये लेक्चर। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है सुनील, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और के साथ फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो साइंटिस्ट आर सुनील सर्च कीजिएगा, वहां आपको मैं अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।